बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत संजीदा मामला इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ट्विटर पे जो 2 दिन से ट्रेंड बना हुआ है वो है नौरीन रो रही है। अब कल भी नौरीन रो रही थी और आज भी रो रही है। मतलब ये कि कल भी टॉप ट्रेंड था ट्विटर पे और आज भी टॉप ट्रेंड है। तो मुझे नहीं समझ आई कि इस ट्रेंड में आखिर ऐसी क्या बात है कि ये नौरीन 2 दिन से रो रही है। अगरचे नौरीन वो मुतासरा लोगों में से है जो समझते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्हें चेयरमैन बनना था, लेकिन बन कोई और गया है, और वो समझते हैं कि जी हक उनका बनता था। नौरीन भी उन्हीं लोगों में से है, लेकिन नौरीन जो है उसके बारे में ये भी इतलात हैं कि वो तो चौधरी सरवर के साथ काफ लीग में चली गई थी। तो काफ लीग में जाने के बावजूद अब वो उनका दावा है कि नहीं वो तो पीटीआई की हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अकबर एस बाबर भी दावा करते हैं कि वो पीटीआई में हैं, लेकिन पीटीआई दावा करती है कि नहीं वो तो पीटीआई में है ही नहीं। तो जो पार्टी किसी शख्स को खुद से निकाल दे वो कैसे दावा कर सकता है कि नहीं मैं तो अभी भी ज़बरदस्ती जो है वो इस घर की बहू हूँ। तो कैसे हो सकता है कि नौरीन जो है वो मुतासरा लोगों में है। बहरहाल आज उन्होंने बड़ी दर्दमंदाना अपील किया कि मेरा मजाक यानी मीम्स जो बन रही हैं कल से वो ना करें। उन्होंने कहा जी हसन अयूब बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, तो मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ और ये मजाक आप बनाना बंद करें। तो उन्होंने जो वजाहत की है वो खैर वजाहत भी अपने तौर पर एक जो है वो क्या खैर मैं उसके बारे में कहूँ। तो बहरहाल नौरीन के का रोना ये वो कहते हैं किसी का एक आंसू दिल पे क्या वार करता है, तो नौरीन का के आंसुओं ने पूरी कौम पे वार कर दिया है और पूरी कौम उस पर एक सेंसिटिव हुई फिर रही है और वो ट्रेंड है कि वो नीचे आने को नहीं आ रहा। तो बहरहाल चलिए हम आगे चलते हैं। एक सवाल मैंने थंबनेल पे छोड़ा आपके लिए कि कौन सा सियासतदान है जिसने सबसे ज़्यादा हलकों से कागजात जमा कराए हैं। नून लीग के एक सियासतदान जिन्होंने सबसे ज़्यादा हलकों से कागजात जमा कराए हैं वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो मरीम नवाज़ नहीं है, वो हमज़ा शहबाज भी नहीं है। देखिए मरीम नवाज़ ने तो कुल मिला के सूबाई और कौमी असम्बली के कुल 4 हलकों से कागजात जमा कराए हैं, 4-5 हलकों से, और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब ने 2 हलकों से कराए हैं। शहबाज शरीफ ने भी कुल 3 हलकों से जमा कराए हैं, या 4 से गालिबन। तो इन्होंने 3-4 हलकों से कागजात जमा कराए हैं सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मिलाकर। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब वो सियासतदान हैं जो सब पर लीड ले गए हैं और उन्होंने अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 हलकों से कागजात जमा करा दिए हैं, जिसमें 4 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 3 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि जो ज़्यादा हलकों से लड़ रहा होता है वो इतना ताकतवर उम्मीदवार होता है कि वो समझता है कि मैं ये सारी सीटें ग्रैब करूँगा और फिर जो रखनी होगी रखूँगा, फिर इलेक्शन रिजल्ट आ चुके होंगे तो उसके बाद जो है वो मैं बाकी जो पार्टी जो है वो बाकी जगहों पे, जैसे इमरान खान ने पिछली मरतबा 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा था, 1 सीट उन्होंने रखी, 4 छोड़ी, उस पर फिर बाकी लोगों ने उनकी पार्टी के लोगों ने इलेक्शन लड़ा। तो ये आमतौर पर स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, ज़्यादा सीटों पर अप्लाई करने का एक मतलब ये भी होता है कि जी मुझे कहीं से भी टिकट मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जब आप ज़्यादा सीटों से अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई हलका नहीं है। मसलन तलाल चौधरी को कहा गया कि आप ये हल्का ना लड़े, 7 वाले हल्के से लड़ना है। उन्होंने कहा जी मैं नहीं लड़ता, मेरा तो यही हल्का, मैंने यहीं से लड़ना है। ऐसे इकबाल से कहें नारोवाल छोड़ दें, कहीं और से जाके लड़ें, वो तो नहीं लड़ेंगे। इसी तरह अगर आप खुर्रम दस्तगीर खान से कहें कि जी आप ये अपना कौमी असम्बली का हल्का जहाँ से आप और आपके वालिद लड़ते रहे वो छोड़ दें, कहीं और से जाके लड़ें, वो कहेंगे मेरा तो हल्का ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब बहुत सारे हलकों से लड़ रहे होते हैं तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है, या इसका मतलब एक होता है कि भाई आप इतनी मकबूल शख्सियत है, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आपका कोई हलका ही नहीं है, आप चांस लगा रहे हैं कि कहाँ से आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने लाहौर के 3 हलकों से, हालांकि उनका ताल्लुक हाफजाबाद से है, अगरचे हाफजाबाद का एक ही हलका बचा हुआ है, एक ही हलका है, लेकिन यह कि चलें वो उसके दाएं बाएं के हलकों से में ट्राई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने लाहौर के 3 हलकों से कागजात जमा कराए हैं। NA 117 से भी कराया है, NA 120 से भी कराया है और NA 127 से भी कराया है। अच्छा, इसके अलावा एक NA 77 से भी कराया है। अब ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। NA 77 जो है ये गुजरांवाला का हल्का है और NA 77 गुजरांवाला का वो हल्का है जहां महमूद बशीर विर्क जो है वो 4 मरतबा पिछले 4 इलेक्शन लड़े, 4 इलेक्शन में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। बुजुर्ग आदमी है और जो खुर्रम दस्तगीर के वालिद हैं दस्तगीर खान के, उनके बहुत करीबी
दोस्त हैं और उनके साथ मिलकर सियासत करते रहे हैं, तो उनके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि वो आगे पीछे होंगे या उनकी सीट उनको हटाकर और किसी और को दे दी जाएगी, उनको छोड़कर अता तारड़ को ये सीट दे दी जाएगी, ये कोई तस्वुर नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद अता तारड़ साहब ने उस हल्के में जाकर कागज जमा कराए हैं। अब इसके पीछे क्या सोच है, क्या फिक्र है, ये तो वही बता सकते हैं, उनसे बात नहीं हुई मेरी। लेकिन यह है कि वो तो जाहिर है कोई ना कोई लॉजिक, कोई आर्गूमेंट उनके पास होगा। साथ ही साथ उन्होंने PP 35 वजीराबाद से भी कराए हैं, PP 151 और PP 154 लाहौर से भी कागजात जमा कराए हैं। तो 7 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों का से कागज जमा कराए हैं। ये आदादो शुमार हातमी नहीं है, यानी ऐन मुमकिन है कि बाकी लिस्टें भी देखी जाए तो शायद कहीं और से भी कागज जमा कराए हों उन्होंने। हो सकता है 2-3 और भी हल्के हों जहां उन्होंने मार्क करके रखा हो। अब अता तारड़ साहब एक्चुअली कहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये तो इस सवाल का वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो मुख्तलिफ नौयत के हल्कों में जाकर, और उनमें से एक भी हल्का वो नहीं है जहां पर उनका हल्का हो, जहां उन्होंने वर्किंग की हो, जहां उन्होंने काम किया हो, जहां उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा हो। आमतौर पर जो सियासतदान अपना हल्का मार्क करते हैं, फिर उसमें शादियों, गमियों, खुशियों में जाते हैं, अपनी पूरी वर्किंग करते हैं, वो वहाँ पर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम देते हैं हल्के को, लोगों के काम कराए होते हैं। लेकिन अता तारड़ साहब का इनमें से कोई हल्का नहीं है। लेकिन उन्होंने भारत 7 हल्कों से सबसे ज़्यादा नून लीग में अब तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें उन्होंने कागजात जमा कराए हैं। तो अल्लाह करे कि वो किसी एक हल्के से लड़ें, उनको टिकट मिले और वो जीतें भी और असम्बली के अंदर भी आएँ। हर एक सियासी वर्कर का ये हक है और अता तारड़ साहब का भी है। तो बहरहाल अब आ जाइए ज़रा 1-2 और चीज़ों पर। और मैं जो ख़ास तौर पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक दौड़ तो लगी हुई है, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत सारी ऐसी मकबूल और बड़ी शख्सियात हैं जो इस मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रही। मसलन अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े बड़े नाम, जिनमें से कुछ छोड़ के चले गए और खामोश हो गए, यानी छोड़ के एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, और दूसरे वो हैं कि जो तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा भी हैं और उनको इलेक्शन भी, उन्होंने कागजात भी जमा नहीं कराए या वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो वो पिछली मरतबा जो तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े बड़े नाम थे, 2018 से 2022 वाली असम्बली में जो बड़े बड़े तहरीक-ए-इंसाफ के नाम थे, इस मरतबा वो सियासत ही से आउट कर दिए गए हैं या हो गए हैं। उनमें आप देखिए, एक तो अली नवाज़ अवान है, कागजात जमा नहीं कराए, इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पिछले दिन उनकी एक तस्वीर जारी हुई थी जिससे पता चला था कि वो तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ के कहीं और चले गए। लेकिन कागजात फिर क्यों जमा नहीं कराए उन्होंने? अगर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, कागजात क्यों जमा नहीं करा रहे? सदाकत अब्बासी साहब ने कागजात जमा नहीं कराए, अमजद नियाजी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इमरान इस्माइल और अली जैदी भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इसके अलावा असद उमर साहब ने भी कागजात जमा नहीं कराए, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। फिर फ़खर इमाम साहब कैबिनेट का हिस्सा थे पिछली मरतबा, बड़े सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, उनकी वजूहत खैर मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी कागजात जमा नहीं कराए। नूरुल हक कादरी वज़ीर थे लेकिन उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा ने भी कागजात जमा नहीं कराए, ना मखसूस नशस्त पर मुसर्रत चीमा ने, ना जमशेद चीमा ने। जमशेद चीमा हालांकि काफ़ी अरसे से MNA बनने की कोशिश कर रहे हैं और MPA के इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा है, MNA का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा है। पूरी उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह जीत के जो है वो असम्बली के अंदर आएँ। अभी तक वो जीत नहीं सके कहीं से, लेकिन इस मरतबा उनका बड़ा तगड़ा चांस था, पहली मरतबा के अगर क्योंकि पार्टी की मकबूलियत उस तरह की है कि जमशेद चीमा साहब भी जीत सकते थे, लेकिन कागजात ही बहरहाल उन्होंने जमा नहीं कराए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने और मुसर्रत चीमा ने की थी। इसके अलावा जो मखसूस नशस्तों वाली ख़वातीन हैं, अंदरीब अब्बास, वो अगरचे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चली गई थी लेकिन उन्होंने कागजात नहीं जमा कराए मखसूस नशस्तों पर। मलिका बुखारी ने भी कागजात जमा नहीं कराए, सियासत से किनारा कश हो गई हैं। शीरी मज़ारी साहबा ने भी कागजात जमा नहीं कराए। तो ये वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने पिछली मरतबा, जिनका बड़ा अहम रोल था, जो फ्रंट फुट वॉरियर थे, फ्रंट फुट वॉरियर तहरीक-ए-इंसाफ के, ये सारे लोग, मलिका बुखारी हों, मुसर्रत चीमा हों, अंदरीब अब्बास हों, शेरी मज़ारी हों, असद उमर, अली नवाज़ अवान, सदाकत अब्बासी, अमजद नियाजी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सारे ये फ्रंट फुट वॉरियर थे। लेकिन अब इनमें से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि असम्बली बहरहाल इनके बगैर फीकी फीकी लगेगी। और सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी बड़े सियासतदान हैं मुख्तलिफ पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मसलन जिनमें शायद खाकान अब्बासी साहब आपको नज़र नहीं आएंगे असम्बली के अंदर, जावेद हाशमी साहब खैर पिछली मरतबा भी नहीं थे लेकिन बड़े सियासतदान हैं। असफंदियार वली, पिछला इलेक्शन तो वो हार गए थे लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कागजात ही जमा नहीं कराए, अमल वली के वालिद हैं। चौधरी शुजात भी नहीं लड़ रहे, गौस बख्श नहीं लड़ रहे, हामिद नासिर चट्ठा नहीं लड़ रहे।
फिर यूसुफ तालपुर जो हैं वो नहीं लड़ रहे। असलम भूतानी साहब एमएनए थे, कई कमेटियों के वो सरबराह थे, बड़ा एक्टिव रोल उन्होंने पिछली असेंबली में कराया है। पीपल्स पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मुनरिफ भी हुए थे, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन असलम भूतानी साहब अब इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। खुसरो बख्तियार कितने अहम मिनिस्टर थे पीटीआई के, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मोहसिन दावर और अली वज़ीर भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो ये सारे वो लोग हैं जो इस मरतबा इलेक्शन की दौड़ से बाहर हुए हैं। नुसरत सहर भी नहीं है इस मरतबा, इशरत अशरफ भी नहीं है, और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो इस मरतबा आपको नज़र नहीं आएंगे। आयशा गौस पाशा है मसलन, उन्होंने कागजात जमा नहीं कराए हुए। आयशा गौस पाशा का अच्छा ये मुझे कंफर्म नहीं है उन्होंने कागजात जमा कराए नहीं बहरहाल, लेकिन उनको जो मखसूस नशस्तों की फहरिस्त में ही नहीं रखा गया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब उनके लिए वो चाहते होंगे यकीनन, लेकिन उनको नहीं रखा गया, तो वो भी आपको असेंबली में नज़र नहीं आएंगी। तो आइंदा जो भी असेंबली बनेगी, किसकी हुकूमत होती है हमें नहीं पता, लेकिन ये सारे लोग उस असेंबली के अंदर नहीं होंगे। हाँ ये है कि वो अगर कल को कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़के आ जाएँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल वो आपको असेंबली में दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, बल्ले का निशान देखिए जी, कल रात में वीडियो नहीं कर सका था तबीयत की नासाजी की वजह से, लेकिन बहरहाल कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ऑर्डर आया था, उस पर एक बहस हो रही है। और बहस ये हो रही है कि अच्छा, ऑर्डर के में 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या हैं। एक तो ऑर्डर में कहा गया कि पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट के ऊपर डाल दें, और दूसरा कहा गया कि इंतखाबी निशान से महरूम करना वोटर की हक तलफी है। फिर कहा गया अगर पार्टी से निशान लिया जाएगा तो पीछे बचता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था उस जजमेंट का कि अगर कल को अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है, अगर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन दोबारा से होंगे? यानी फर्ज कीजिए कि आज आप पीटीआई के सिंबल के बगैर इलेक्शन करा देते हैं, कल को चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता मामला, सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं है, इलेक्शन ठीक हुए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन दोबारा से होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया। अब इस पर सवाल ये हो रहा है कि जी पीटीआई को या सॉरी इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ये फैसला दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, और हुक्म इम्तना दे दिया गया। तो हुक्म इम्तना का मतलब ही ये होता है वैसे कि आप फिलहाल के लिए रोक देते हैं और नोटिस कर देते हैं, ताकि फौरी तौर पर अदालत को लगता है। और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। और अभी बल्कि चलें, ये तो हुक्म इम्तना था, अभी तो सिर्फ हुक्म इम्तना दिया है। हमने तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये भी देखा कि एक प्रॉपर ऑर्डर दे दिया काजी फैसल साहब ने कि एग्जेक्टिव ही कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को मुअत्तल किया बगैर पीटीआई को सुने हुए, उमैर न्याजी को सुने बगैर ऑर्डर किया था। वो इंटरम ऑर्डर नहीं था, वो ऑर्डर था। ये हालांकि इंटरम ऑर्डर है, तो इसमें तो अभी डिवीजन बेंच के पास मामला जाना है और उस पर सुनना है। तो इस पर जो है वो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल कानूनी तकाजे पूरे करते हुए। और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं हुक्म इम्तना जारी करते हुए, क्योंकि हुक्म इम्तना आमतौर पर पहली ही समात पर जारी हो जाता है और उसके बाद फिर फरीकैन को नोटिस हो जाते हैं। अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करूंगा, तमाम फोरम्स पे जाऊंगा। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अब अकबर एस बाबर की गेम खत्म हो गई है। अकबर एस बाबर की दौड़ इलेक्शन कमीशन तक ही थी, क्योंकि अब अकबर एस बाबर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो केस की नौयत इस तरह की है और जो हाई कोर्ट का फैसला इस तरह का है कि मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले को उड़ा सकती है, और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखेगी सुने बगैर, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच सुनेगा, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा। अकबर एस बाबर इसको अलबत्ता चैलेंज करना चाहते हैं, और मगर मुझे उनका स्कोप अब ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर कर रखा है जनाब के आईजी और इरफान मेमन डीसी इस्लामाबाद उनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक ना आईजी को हटाया गया, ना जो अकबर खान जो है नासिर अकबर खान आईजी उनको हटाया गया, ना डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन को हटाया गया। अब उस पर बार बार खत लिखने के बाद अब हुकूमत ने एक इस्तदा इलेक्शन कमीशन से की है कि जनाब नजर सानी करें आप अपने इस ऑर्डर पे, यानी कि आईजी को बरकरार रहने दें, डीसी इस्लामाबाद को बरकरार रहने दें। अब इतनी ज़्यादा हुकूमत की जिद और हुकूमत की का एक दो नामों पर अड़ जाना, इसकी वजह समझ नहीं आती कि क्यों वो चाहते हैं कि नासिर अकबर खान भी अपनी जगह पर मौजूद रहें, उनको हटाया ना जाए, और डीसी भी अपनी जगह पर मौजूद रहें। हालांकि डीसी की काफ़ी सजनिश की थी कि बार बार आप को ऑर्डर कर रही है हाई कोर्ट, लेकिन आप एमपीओ के ऑर्डर जारी कर रहे हैं। तो जितने ऑर्डर जिन्होंने जो शहरयार आफरीदी के केस में हमने देखा था कि किए थे, उस पर काफ़ी उनकी सजनिश भी हुई थी, और एमपीओ के ऑर्डर जारी करने वाले डीसी जो है उनको हर हालत में बरकरार रखना ऐसा लगता है कि बड़ा ज़रूरी हो गया है।
तो ये सूरत हाल जनाब अभी डेवलप हो रही है। अकबर एस बाबर की चाल हमें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है उन पर हुकूमत का दबाव बढ़ रहा है कि आप ये जो तबादले कर रहे हैं इसको या चाह रहे हैं कि इनको हटाया जाए, अफसरान को उनको ना हटाया जाए। आप देखें ना, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी का MPO का ऑर्डर निकला हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि शायद वो ये भी ऑर्डर स्टे ना कर सके, लेकिन बहरहाल अभी तो MPO को ऑर्डर, अब MPO को होता है कि जब अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। भाई इलेक्शन का जो उम्मीदवार अपने कागज़ात जमा कराए हैं 2 हल्कों से शाह महमूद कुरैशी ने, उन्होंने कैंपेन तो करनी ही है निकल के, वो तो हर उम्मीदवार का हक है। तो इस MPO ऑर्डर की क्या जस्टिफिकेशन है, ये अब अदालतों को डिसाइड करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।